भारत एवं कर्क रेखा। तो देखो ये हमारा है भारत और इसके पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो 28 ज़िले हैं और कितने हैं, 28 ज़िले हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तुम्हारा, जैसे हमने कल देखा था ना। 28 राज्य हैं, ज़िले नहीं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो ये हमारी कर्क रेखा कहाँ से गुजरती, ये हमारी कर्क रेखा। तो देखते हैं कहाँ से गुजरती है। इधर से देखें तो सबसे पहले गुजरात पड़ता है, फिर देखो राजस्थान से गुजर रही, फिर मध्य प्रदेश से गुजर रही, उसके बाद कहाँ से गुजर रही तुम्हारी मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर पश्चिमी बंगाल से, फिर ये हमारा त्रिपुरा और मिजोरम से। तो इसकी अगर ट्रिक देखें तो ये है मित्र पर गमछा, जहाँ मित्र मतलब मिजोरम, त्रिपुरा ये हो गया, मिजोरम और त्रिपुरा हो गया। उसके बाद पास से पश्चिमी बंगाल हो गया, ठीक है, पर से पश्चिमी बंगाल हो गया, ठीक है। और तुम्हारा ये गा से क्या हो गया, ठीक है, तुम्हारा माँ से क्या हो गया तुम्हारा, और छा से क्या हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, माँ से तुम्हारा गा से गुजरात हो गया, माँ से तुम्हारा मध्य प्रदेश हो गया, छा से तुम्हारा छत्तीसगढ़ हो गया, झा से तुम्हारा झारखंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सारे हो गए 8 स्टेट हो गए। हाँ 8 स्टेट से जाती है, गुजरात, मध्य प्रदेश 2, क्या कहते हैं राजस्थान 2, अगर देखें गुजरात नंबर 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। तो मित्र पर गमछा झाड़, तो वही मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्य हो गए हमारे जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, तो तरीका बहुत फेमस है, बहुत पुरानी ट्रिक है ये, ठीक है। तो ये हो गए कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है हमारी, ठीक है, ये हो गए तुम्हारा। उसके बाद क्या देखें, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, सारे राज्य हो गए हमारे। उसके बाद देख लेते हैं कुछ हमारा लोकेशन कभी कभी पहुँच देता है पीसेस में, आरो में। तो कर्क रेखा से सबसे नज़दीक जैसे कर्क रेखा है, तो जैसे आइजोल देखो उसी के पास है, कर्क रेखा के पास है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगरतला जो कर्क रेखा के उत्तर में है, आइजोल भी उत्तर में है। तो अगरतला का जो अक्षांश है वो 23:50 पर है, 23:50 पे अगरतला। तो कोलकाता कहाँ पर है, 22:30 पे है, कोलकाता जो है 22:30 पे है। और पश्चिमी बंगाल में देखो ये तुम्हारा दुर्गापुर और आसनसोल, ये भी तुम्हारे कर्क रेखा के ही पास है एकदम, दुर्गापुर और आसनसोल, ठीक है, कर्क रेखा में है। उसके बाद आ जाओ तुम्हारा झारखंड में रांची देखो कहाँ पर है तुम्हारा, कर्क रेखा के दक्षिण में है, कर्क रेखा के दक्षिण में है। उसके बाद आ जाओ तुम्हारा छत्तीसगढ़ में देखो अंबिकापुर जो है कर्क रेखा के पास पड़ता है। उसके बाद ये जबलपुर पूछा गया है, इसका जो अक्षांश कितना है 23:11 है, जबलपुर का, ये मध्य प्रदेश का है, 23:11। उसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल का कितना है 23:25। और उज्जैन का 23:09। ये सब पूछे गए हैं, हाईलाइट वाले प्रश्न आ चुके हैं। उज्जैन कितना है 23:09। और तुम्हारा देखो गांधीनगर कितना है तुम्हारा, ठीक है, गांधीनगर तुम्हारा इसमें गांधीनगर कितना है 23:19। और अहमदाबाद क्या है 23:02, ठीक है, 23:02, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद देखो भुज भी इसके नज़दीक पड़ता है कर्क रेखा के। तो ये हमारे हो गए। कभी कभी नगरों को पूछ देता है कौन से नगर कर्क रेखा के ज़्यादा नज़दीक है, कौन से ज़्यादा पास हैं। तो इतने अगर याद रहें, हम फिर से देख लें इधर से। तो आइजोल भी है कर्क रेखा के उत्तर में, ठीक है, आइजोल। फिर हम इसमें आ जाते हैं, क्या कहते हैं, त्रिपुरा में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगरतला है, इसका अक्षांश पूछा भी गया है 23:50। उसके बाद पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं, जैसे कोलकाता का 23:30 है, 22:30 है, 22:30 है, ठीक है, लगभग 1 अंश का पूरा डिस्टेंस है। और ये क्या कहते हैं, दुर्गापुर और आसनसोल दोनों बगल में ही है कर्क रेखा के आसपास, दुर्गापुर और आसनसोल पश्चिम बंगाल। रांची देखो झारखंड में नज़दीक है। और इधर छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, ये पूछा गया है 23:11 इसका। भोपाल 23:25, उज्जैन 23:09, ठीक है। उसके बाद देखो अहमदाबाद भी पूछा गया गुजरात में, ठीक है, इसका 23:02। गांधीनगर 23:19। उसके बाद भुज भी नज़दीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए हम देख लिए कर्क रेखा के नज़दीक। और उसके बाद देखो एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, एनसीईआरटी का है ये। 1869 में सूरज नहर के खुलने से भारत और यूरोप की दूरी कितनी कम हो गई, 7000 किलोमीटर। ये सूरज नहर कब खुली, 1869 में खुली। 1869 में सूरज नहर चालू हो गई। उसके बाद भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम हो गई थी, 7000 किलोमीटर। कितनी, 7000 किलोमीटर, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा कि जब भी हमारा देखो ये आ जाते हैं हमारी रेखाएं, देख लीजिए ये जितनी भी रेखाएं हैं ये हैं, ये पूरा वृत्त बनाती हैं। अंशांश रेखाएं क्या बनाती हैं, पूरा वृत्त बनाती हैं। अंशांश रेखाएं पूरा वृत्त बनाती हैं, ठीक है, अंशांश रेखाएं पूरा वृत्त बनाती हैं,
ठीक है। तो इसमें जीरो देशांतर जीरो अक्षांश को हम क्या कहते हैं, विषुवत व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत व्रत। और ये सबसे बड़ा होता है, विषुवत व्रत जो होता है सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसके बाद चाहे उत्तर में जाओ चाहे दक्षिण में जाओ, वो व्रत क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटे होते जाते हैं। और ये जो है तुम्हारे उत्तरी ध्रुव से जाकर दक्षिण ध्रुव पे मिलती हैं, तो इनको हम कहते हैं कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और ये जो जीरो, इसको हम प्रमुख एवं उत्तर मानते हैं, जीरो देशांतर बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रमुख जीरो देशांतर को प्रमुख एवं उत्तर बोलते हैं। अब इधर जीरो देशांतर से जो हमारे राइट हैंड की तरफ जाएगा उसको हम पूर्वी देशांतर बोलेंगे। जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा इधर पश्चिम की तरफ, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, पश्चिमी देशांतर बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, पश्चिमी देशांतर बोले जाते हैं। तो इसके बारे में हम विश्व भूगोल में अच्छे से पढ़े हैं कि एक अंश से 4 मिनट का फ़र्क होता है, और क्या कहते हैं तुम्हारा उसके बाद 15 अंश से पूरा 1 घंटे का फ़र्क हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी हमारी 24 घंटे में 360 देशांतर घूम लेती है, 360 चक्कर। ठीक है, तो 360 अंश घूम लेती है। ठीक है, तो 24 घंटे से इसको भाग करोगे और इसको मिनट में बदलोगे तो सब आ जाता है। 1 मिनट बराबर 1 अंश बराबर कितना आता है, 4 मिनट। तो मतलब 4 मिनट में घूमती है। 1 अंश पृथ्वी को घूमने में कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। हम पीछे देख चुके हैं। देखो ये हमारा फिर से ये हमारा मैप्स काफ़ी चीज़ें क्लियर करता है। एनसीईआरटी के ही मैप है। देखो दक्षिणी ध्रुव है और क्या हमारा उत्तरी ध्रुव है। देखो ये उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, ये उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है, उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है, जो इसके ऊपर का क्षेत्र है उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव व्रत है। ये 66 अंश 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 66.5 अंश जो है उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, उत्तर ध्रुव व्रत कहते हैं, उत्तर ध्रुव व्रत कहते हैं। और इसके ऊपर का हिस्सा जो हमारा उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है, उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। फिर तो उत्तर ध्रुव व्रत और कर्क रेखा के बीच का जो हमारा भाग कहलाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का हमारा उष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहलाता है। इसी में बीच में विषुवत व्रत पड़ता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहलाता है। फिर मकर से और दक्षिणी ध्रुव व्रत, ये हमारा वही 66.5 अंश। ठीक है, 66.5 अंश दक्षिण में जो है उसको हम दक्षिणी ध्रुव व्रत कहते हैं। तो मकर रेखा जिसको 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं, तो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच के भाग को हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। देखो उत्तर में जो यही पड़ता है तो उसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और दक्षिण में दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और ये तुम्हारा दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो भाग है उसको दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं, उत्तर में इसको उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखें, क्योंकि कभी कभी हमारा ये शब्द आते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे इम्पोर्टेंट है। अब ये देखो सारी देशांतर हो गई। तो इधर जो है वो जीरो देशांतर जस्ट इसके अपोजिट वाली क्या होती है, 180 अंश देशांतर कहलाती है। ठीक है, तो ये सब देशांतर रेखाएँ हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिण ध्रुव जाती हैं, देशांतर रेखाएँ हैं। अब क्या है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश बोलते हैं उसको। विषुवत व्रत के 66 अंश, ठीक है, 66.5 अंश उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत बोला जाता है, और विषुवत रेखा के 66.5 अंश दक्षिण में जो है दक्षिणी ध्रुव व्रत बोला जाता है। इसी किसी को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत बोला जाता है। विषुवत रेखा ये है ना, दक्षिण में 66.5 अंश जाएंगे तो दक्षिण ध्रुव व्रत बोलेंगे, उत्तर में जाएंगे 66.5 अंश विषुवत रेखा से, तो इसको हम बोलेंगे उत्तर ध्रुव व्रत बोलेंगे। वही चीज़ें यहाँ पर एनसीईआरटी से लिखी है, पूछ देता है। विषुवत व्रत को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या क्या है। अगर विषुवत व्रत को ले लें हम इसको, ठीक है, विषुवत व्रत को ले लें तो जो अक्षांश रेखाएं हम बना रहे हैं तो इनकी कुल संख्या कितनी है, तो ये संख्या होती है 179। कितनी होती है, 179। 89 + 89 + 1, विषुवत व्रत को 1 मान लेंगे और 89 वो, तो पूरा 179 रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, पूरी 179। विषुवत व्रत 1 हो गई, इसी को 1 मान लिया। अब इधर हम जाएंगे 79, कितने जाएंगे 79, ठीक है, 1 × 80। इधर आएंगे 79, 1 × 80 जाएंगे, ठीक है, 89 जाएंगे, कितने 79 नहीं 89, ठीक है, क्योंकि 90 तक होता है ना, 90 से आता बनता है। ठीक है, कभी कभी दिमाग कन्फ्यूजन में हो जाता है, 90 तक जाता है। तो हम इधर जाएंगे 90 तक जाएंगे तो बीच में कितनी रेखाएं हमारी पड़ेंगी, तो बिंद हो जाता है। ये व्रत तो बनता नहीं, पूरा बिंद हो जाता है ना, इसलिए नहीं 90 होता है पूरा। तो इधर से एक अंश से शुरू करेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे 89 अंश तक। फर्क समझो, कोई समझने वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें याद नहीं किया था। इधर से एक 0 अंश है, ये 0 अंश से शुरू होंगे, हम पूरा कहाँ जाएंगे 89 अंश तक। और 90 वाला जो व्रत नहीं है, पूरा एक बिंदु है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव 90 अंश पे, ठीक है, ये पूरा बिंदु है, इसलिए इसको नहीं काउंट करते 90 को। अगर 90 को काउंट करते तो 90 एक व्रत हो जाता है, 90 एक व्रत 2 व्रत तो यही हो जाते हैं, 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 1 अंश से 89 अंश तक जाता है। कितना
जाता है 89 अंश तक। उत्तर में विषुवत से दक्षिण में भी 1 अंश से तुम्हारा 89 अंश तक जाता है। तो 89 अंश ये, 89 अंश ये हो गए, तो यही इतने व्रत हो गए, ठीक है। और ये एक ध्रुव व्रत हो गया, जो क्या विषुवत व्रत हो गया, 0 अंश वाला व्रत हो गया। तो टोटल रेखाएं कितनी हो गई अक्षांश रेखाएं, ये देखो 89 हो गए। अगर 90 होते तो भाई 180 हो जाते हैं पूरे। तो 180 में से क्योंकि एक कम है, तो 2 कम करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो पूरा 179 आ गया, ठीक है। 180 से कम रहता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, समांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में। भारत जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों में, भारत यहाँ पर पड़ता है ना कर्क रेखा पे, ऐसे कर्क रेखा, तो ये उष्ण भी आ जाता है और इसको उपोष्ण बोलते हैं, ठीक है। ये तो उष्ण हो गया कटिबंध, और ये इधर ऊपर वाला क्या हो गया, उपोष्ण हो गया। तो ये उष्ण और उपोष्ण दोनों में भारत पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा से मध्य जाती है, तो उष्ण और उपोष्ण दोनों में पड़ता है, दोनों कटिबंध में पड़ता है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी होकर गुजरती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब है सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या होने बढ़ती है। जैसे सूर्य उत्तरायण होता है भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये भूमध्य रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा इसके जैसे उत्तर में होगा तो सूर्य को उत्तरायण बोलते हैं। और इस उत्तरायण होते हुए उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। 21 जून से सूर्य उत्तरायण की स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। 21 जून को सूर्य क्या हो तो उत्तरायण की स्थिति में अपने सर्वोच्च बिंदु पर होगा। 21 जून कहाँ, देखो ये 21 जून ये सर्वोच्च स्तर पर होता है 21 जून। तो उत्तरायण यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। कब से, तुम्हारा 21 मार्च से, और तुम्हारा ठीक है ये तुम्हारा क्या होता है 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरायण बोलते हैं, ठीक है। ये उत्तरायण स्थित है 21 मार्च से तुम्हारे 21 जून तक, ये उत्तरायण स्थित है। 21 ये है उत्तरायण स्थित, ठीक है। 21 मार्च से 21 जून को, तो 21 जून को वो अपने शीर्ष पे होता है, उत्तरायण के शीर्ष पे होता है, उसके बाद घटने लगता है। फिर 23 सितंबर से और तुम्हारा 22 दिसंबर तक तुम्हारा क्या होता है, क्या कहते हैं दक्षिणायन बोलते हैं सूर्य को, क्या बोलते हैं कि दक्षिणायन है सूर्य, दक्षिणायन है, ठीक है। और 22 दिसंबर को समझो दक्षिणायन के शीर्ष पर होता है सूर्य, सर्वोच्च बिंदु पर होता है। तो यही याद रखना, 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होगा, उत्तरायण, ठीक है। सूर्य उत्तरायण की स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होगा कब, 21 जून को। तो 22 दिसंबर को कहाँ पर होगा वो, तो दक्षिणायन के, ठीक है, सूर्य दक्षिणायन की स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होगा कब, 22 दिसंबर को, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है ना, हो गया, ठीक है तुम्हारा। तो 21 जून हो गया तुम्हारा। 21 मार्च से 21 जून तक हमारा सूर्य उत्तरायण में रहता है, 23 सितंबर से और 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणायन में रहता है। तो ये हम आगे और इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे जब गतियाँ पढ़ेंगे। और विश्व भूगोल में इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए अब डिटेल से नहीं, वही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो पिछले साल में पूछेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखते रहिए, आगे हम मानक पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।